मानव भारती स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समस्या पूछी थी। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आप लोगों को मैंने विद्युत द्विध्रुव के बारे में नोट्स लिखवा रखे हैं और आप लोगों को समझ में भी आ चुका था। फिर भी मैं एक बार आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में दोबारा जानकारी देता हूं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? बड़ी ही आसान परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा द्विआवेशीय निकाय है, ध्यान से समझना। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा द्विआवेशीय निकाय है जिसमें दो समान परिमाण परंतु परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों को अति अल्प दूरी पर रखा जाता है। इस प्रकार से निर्मित द्विआवेशीय निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान से दोबारा सुनना। यदि दो समान परिमाण के तथा परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों को अति अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस प्रकार से निर्मित द्विआवेशीय निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हो कि दो बिंदु हमारे पास हैं, ए और बी। क्लियर? इन दोनों बिंदुओं के बीच अति अल्प दूरी है। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश रख दिया, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रख दिया। इनके बीच की दूरी अति अल्प है जिसे हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। 2a भी ले सकते हैं, 2x भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम संकेत क्या लें। आसान यह है कि 2a ले लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया a से b तक की दूरी आपकी 2a हो जाती है। a से b तक की दूरी आपकी 2a हो जाती है। दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति और उनके बीच की दूरी अति अल्प है, बहुत कम है। ऐसे द्विआवेशीय निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह विद्युत द्विध्रुव है। समझ में आ गया? अगर दो समान परिमाण के आवेश विपरीत प्रकृति के हों और उनको काफी दूर दूर रख दिया जाए तो फिर वो विद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। विद्युत द्विध्रुव हमेशा अति अल्प दूरी पर रखे गए दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक निकाय है। क्लियर? ये हो जाता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव पढ़ने के बाद आपको दो तीन चीजों के बारे में और बता देता हूं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझने के लिए बड़ी ही आसान परिभाषा है। किसी भी, ध्यान से समझना, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश का परिमाण और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर किसी भी इस द्विध्रुव के एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश का परिमाण, चाहे वो प्लस क्यू आवेश हो चाहे वो माइनस क्यू आवेश हो, इसका परिमाण क्या होगा? क्यू। प्लस या माइनस तो उसकी प्रकृति है। तो
क्यू आवेश, तो एक आपके पास क्या हो जाएगा, एक ध्रुव का आवेश इंटू दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी या दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा आपके पास दूरी। एक ध्रुव पर आवेश, एक ध्रुव पर आवेश क्या होता है, ध्रुव पर आवेश होता है आपका क्यू, उसका परिमाण, ये हो जाएगा स्मॉल क्यू इनटू बीच की दूरी कितनी है 2a, तो आपके पास हो जाएगा 2a, तो आपके पास हो जाएगा 2aq, क्लियर, 2aq। और द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत क्या होता है, P होता है, तो ये आपका हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। यह सदिश राशि है, इस कारण से सदिश रूप में आप P वेक्टर बराबर 2aq, a वेक्टर, समझ गए। और सदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा किस तरफ होगी, तो आप यह समझ सकते हो इसकी दिशा हमेशा विद्युत द्विध्रुव में माइनस आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, फिर देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हो जाएगी, ये रही पी कैप, इस दिशा में माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी वेक्टर बराबर 2aq, वेक्टर हटा दिया, परिमाण ले लिया और दिशा हो जाएगी आपकी पी कैप, और ये पी कैप किधर होगी, पी कैप बराबर बी से ए की ओर, तो बी ए कैप, बी से ए की ओर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बिंदु है, एक बिंदु यहां ले लेता हूं, 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 अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, तो आप देखो इस तरफ, तो इस बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ होगी, यहां पर भी इस तरफ, हर बिंदु पर इधर, तो आपके पास ये होगी पी के, यहां पर भी इस तरफ पी के, यहां पर भी इस तरफ पी के। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, सबसे पहले आप उस विद्युत द्विध्रुव में माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर दिशा दर्शा दीजिए, उसके बाद उस दिशा में, उस दिशा को हर बिंदु पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आवेश इंटू दूरी, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो आवेश इंटू दूरी है तो आवेश का मात्रक कूलाम इंटू मीटर, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ध्यान रखना कैपिटल सी स्मॉल एम, सीएम सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्मॉल सी स्मॉल एम होता है, यहां कैपिटल सी कूलाम इंटू स्मॉल एम मीटर, कूलाम मीटर होता है। अगर आप इसकी विमा निकालना चाहो तो आसानी से आवेश की विमा इंटू दूरी की विमा, तो आप इसकी विमा भी निकाल सकते हो, परिभाषा के साथ विमा लिखना अनिवार्य होता है, और ये विद्युत द्विध्रुव का चित्र बनाना अनिवार्य होता है, जो आपके नोट्स में विमा निकालना भी समझा रखा है और परिभाषा भी आसानी से आपने समझ ली है, क्लियर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यह होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। विद्युत द्विध्रुव की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब विद्युत द्विध्रुव की विशेषताएं, कि विद्युत द्विध्रुव में और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो आप लोगों को बता देता हूं मैं। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के ध्रुव वो क्या होते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के ध्रुव होते हैं वो बिंदु जिन पर दोनों आवेश उपस्थित हैं, उनको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के दो ध्रुव होते हैं,
एक धनात्मक ध्रुव और एक ऋणात्मक ध्रुव। यहां पर बिंदु A धनात्मक ध्रुव है और बिंदु B ऋणात्मक ध्रुव है। दोनों ध्रुवों पर समान परिमाण का आवेश उपस्थित रहता है, परंतु आवेशों की प्रकृति परस्पर विपरीत रहती है। इसके बाद हम नंबर 2 की बात करें तो वो हो जाएगा आपके पास द्विध्रुव की लंबाई। तो द्विध्रुव की लंबाई किसे कहते हैं? तो आप समझ सकते हो द्विध्रुव की लंबाई का मतलब है दोनों ध्रुव यानी कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर आप लिखना चाहो तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। यानी कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। और द्विध्रुव की लंबाई अति अल्प होती है, अति अल्प होती है। यहां पर द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2a। 2a बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। समझ में आ गया? नंबर 2। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है द्विध्रुव की अक्ष या द्विध्रुव का अक्ष। तो अक्ष को समझने के लिए मैं वापस दोबारा विद्युत द्विध्रुव को बताना चाहूंगा। यह विद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी जो है प्लस 2a है, जो कि बहुत छोटी है, यहां से यहां तक 2a है। समझ में आ गया? अब आपको अक्ष किसे कहते हैं? द्विध्रुव की अक्ष का मतलब हो गया कि वह काल्पनिक रेखा, ध्यान से समझना, द्विध्रुव की अक्ष का मतलब हो गया वह काल्पनिक रेखा जो विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों से गुजरती हो, उस काल्पनिक रेखा को विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, वह काल्पनिक रेखा जो विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों से गुजरती हो, उस काल्पनिक रेखा को विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। तो अक्ष आपकी ये हो जाती है। अक्ष आ गया समझ में? ये अक्ष हो गई। अगर इस अक्ष पर कहीं भी बिंदु हो, जैसे कि यहां पर मान लेता हूं मैं बिंदु P मान लेता हूं, यहां पर कोई बिंदु है, तो इस विद्युत द्विध्रुव से उस बिंदु की दूरी कितनी है ये कैसे पता लगाओगे या कैसे नापोगे? तो प्लस क्यू आवेश से दूरी मानी जाएगी या माइनस क्यू आवेश से दूरी मानी जाएगी? दोनों ही आवेशों से बिंदु P की दूरी अलग अलग होगी। इसलिए विद्युत द्विध्रुव से बिंदु P की दूरी को हमेशा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, मध्य बिंदु से उस बिंदु P तक की दूरी को विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कहते हैं। कहने का मतलब कि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव से कितना दूर है? तो ये इतना दूर है। अगर यहां से यहां तक r दूरी होगी तो हम ये कहेंगे कि एक अक्षीय बिंदु है जो विद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अगर इधर कोई बिंदु होगा, जैसे कि यहां पर मैं बिंदु Q लगा देता हूं, तो वो यहां से कैपिटल R मान लेता हूं दूरी को, यहां तक, या x मान लेता हूं, चलो आपके अनुसार ये। तो बिंदु Q विद्युत द्विध्रुव से कितनी दूर है? वो विद्युत द्विध्रुव से x दूरी पर है। ये जरूर ध्यान रखना, माइनस क्यू आवेश से दूरी नहीं मानी जाती है और नहीं प्लस क्यू आवेश से बिंदु की दूरी को माना जाता है। विद्युत द्विध्रुव की दूरी हमेशा उसके मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी को माना जाएगा। क्लियर? और अक्ष क्या होती है समझ में आ गया? ये होती है अक्ष विद्युत द्विध्रुव की। अब हम बात करते हैं निरक्ष की। तो विद्युत द्विध्रुव थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए। ये विद्युत द्विध्रुव है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है और यहां पर माइनस क्यू आवेश है। अब निरक्ष क्या होती है? निरक्ष क्या होती है? किसी भी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को निरक्ष कहते हैं। यानी कि अक्ष के लंबवत मतलब ऐसे, अक्ष के लंबवत मतलब ऐसे, और कहां से गुजर रही है? वो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजर रही है। ठीक है? तो आपके पास मध्य बिंदु से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा होगी ये। इसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। समझ गए? विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष क्या है? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत
मध्य बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। निरक्ष ये हो गया। अगर मैं कहूं कि निरक्ष पर कोई बिंदु y है तो यह विद्युत द्विध्रुव से कितनी दूर होगा, कहां से नापोगे आप? बिंदु प्लस q आवेश से नापोगे या माइनस q आवेश से? नहीं, हमेशा किसी भी बिंदु की विद्युत द्विध्रुव से दूरी उसके मध्य बिंदु से उस अभिष्ट बिंदु तक की दूरी को माना जाता है। ये वाली दूरी जो है आपकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी विद्युत द्विध्रुव से बिंदु y की दूरी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आपका विद्युत द्विध्रुव क्या है। मेरे ख्याल से विद्युत द्विध्रुव के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं। आपके पास आगे आता है विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आप लोगों को अगर अच्छी तरह से याद होगा, मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको पढ़ाई थी या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में समझाया था। जब एक द्विआवेशीय निकाय परस्पर विपरीत प्रकृति का, उसके लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची थी। तो हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव, इसको समझने के लिए हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू आवेश है स्मॉल, अत्यल्प दूरी पर अगला माइनस क्यू आवेश है। तो ये अपने आप में क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव। बीच की दूरी आपकी हो जाती है 2a, जो कि बहुत ही कम है, यानी कि अत्यल्प है। तो अब आप जानते हो कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, माइनस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर, इधर भी वो इस तरफ जाएगी लेकिन प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर खत्म होती है, इसलिए यहां तक पहुंचेगी प्रवेश करते हुए, सॉरी यहां पर भी प्रवेश करते हुए। इधर से बाहर निकलेगी प्लस क्यू आवेश से तो यहां तक, और यहां पर भी प्रवेश करते हुए यहां से ये बाहर निकलेगी। ध्यान रखना है लंबवत निकलनी चाहिए, यहां से भी ये बाहर निकलेगी। तो इस तरह से आपको दर्शानी है, बाहर निकलती हुई और अंदर प्रवेश माइनस क्यू आवेश पर खत्म होगी। उसके बाद ये विद्युत, उसके बाद यहां से बाहर निकलेगी और यहां पहुंचेगी। यहां से बाहर निकलती हुई दर्शानी है, यहां अंदर प्रवेश करती हुई आपको दर्शानी है, अंदर प्रवेश करती हुई दर्शानी है। माइनस क्यू आवेश यहां लिख दीजिए और प्लस क्यू आवेश यहां लिख दीजिए। क्लियर? और विद्युत द्विध्रुव को आपको पहचानना है दूर से, तो इसको थोड़ा डार्क कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विद्युत द्विध्रुव है। उसकी क्षेत्र रेखा, ध्यान रखना, उसकी क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से बाहर निकलती है और माइनस क्यू आवेश पर खत्म होती है। ये आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाती है विद्युत द्विध्रुव के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये देखो तीर का निशान माइनस क्यू पर अंदर प्रवेश करते हुए दर्शाना है और यहां पर प्लस क्यू पर बाहर जाते हुए आपको दर्शाना है। क्लियर? आ गया होगा समझ में आपको? चलो ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तो क्या होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब सम विद्युत क्षेत्र। अगर मैं सम विद्युत क्षेत्र रखता हूं, ये रहा, ये रहा, ये अपने पास में एक सम विद्युत क्षेत्र है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। अगर मैं यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव रखता हूं, ये एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, यहां से यहां तक की बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई, 2a हो गई। मतलब A से लेके B तक की दूरी बराबर 2a। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़े बड़े लिख देता हूं, ये B और ये भी 2a भी थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ठीक है? ये इस बिंदु पर प्लस q आवेश रख देता हूं, समझ गए? और इस बिंदु पर रख देता हूं मैं माइनस क्यू आवेश। ये प्लस क्यू आवेश हो गया, तो अपने आप में ये एक AB विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि प्लस क्यू आवेश
अब आप जानते हो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा, किसी भी विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं वो हमेशा क्या होती है, प्लस से प्रारंभ होती है और माइनस में जाकर समाप्त होती है, यानी धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से भी प्रारंभ हो रही होगी वहां पर क्या होगा, धनात्मक आवेश, यानी कि हम मान सकते हैं कि इस तरफ काफी दूर धनात्मक आवेश होगा, समझ गए। उसके बाद ये जहां भी आगे बढ़ रही है, जहां ये समाप्त होगी वहां पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश हो गया होगा, तो हम बहुत दूर मान लेते हैं ऋणात्मक आवेश है। यहां आपका विद्युत क्षेत्र है जिसमें हमने एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया है, और विद्युत द्विध्रुव जो है वो आपका थीटा कोण पर, विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना के रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, प्लस क्यू आवेश इस माइनस की वजह से, ऋणात्मक आवेश की वजह से आकर्षित होगा और इस प्लस की वजह से प्रतिकर्षित होगा। तो यहां पर एक विद्युत बल लगेगा जो आपका एफ ए मान लेता हूं, एफ ए वेक्टर जो इस तरफ लगता है, ठीक है। और इस आवेश पर बल लगेगा, ऋणात्मक आवेश है तो स्वाभाविक बात है धनात्मक दिशा की ओर इस तरफ आकर्षित होने की कोशिश करेगा। ये ऋणात्मक आवेश जो है इस ऋणात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा, इस वजह से इस पर बल लगेगा एफ बी वेक्टर। अगर दोनों बलों का परिमाण देखूं तो मेरे पास एफ ए होता है, आपको पता है एक सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर एफ अपॉन क्यू। तो एफ बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू इंटू ई। तो यहां पर एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू है इंटू ई, परिमाण ले रहा हूं इसलिए प्लस माइनस दिशा वगैरह कुछ नहीं लेनी है, ये हो गया। उसके बाद एफ बी की बात करूं मैं तो एफ बी बराबर हो जाएगा, आवेश कितना है यहाँ पर क्यू, परिमाण उसका, और बल कितना है एफ ए, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा एफ बी बराबर क्यू इंटू ई। तो अगर तुम ध्यान से देखो दोनों बल एफ ए बराबर एफ बी, परंतु इस बल की दिशा इधर है, इस बल की दिशा इधर है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि एफ ए वेक्टर इक्वल टू माइनस एफ बी वेक्टर, या यूं कह सकता हूं एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर बराबर 0। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव पर, किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल विद्युत बल सदैव कितना होता है, 0 होता है, समझ गए, सदैव 0 होता है। दोनों आवेशों पर समान परिमाण का बल लगता है, परंतु विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर समान परिमाण का बल लगता है, परंतु उन बलों की दिशा परस्पर विपरीत होती है जो एक दूसरे को निरस्त कर देती है। आघूर्ण के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आघूर्ण तो बनेगा, कार्यकारी रेखा अलग है, लेकिन अभी हम सिर्फ बलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बलों के बारे में बात कर लिए। इसके अलावा आपके पास एक और विशेषता आती है विद्युत द्विध्रुव की, कि विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होगा भाई, विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो ही तो आवेश है, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर, समझ गए। तो कुल आवेश कितना होगा, क्यू बराबर प्लस क्यू, दोनों आवेशों को जोड़ देंगे, माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो आपके पास आ जाएगा 0। तो हमेशा विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश सदैव 0 होता है, यानी कि समेशन क्यू बराबर 0, समेशन क्यू बराबर 0। तो इस तरह से हम विद्युत द्विध्रुव की बहुत सारी विशेषताएं आसानी से याद कर सकते हैं। अब आप लोगों ने विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव की विशेषताएं ये सब याद कर रखी होगी, इसलिए आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इस पार्ट में आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में केवल 3 समस्याएं रह गई है। एक तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, दूसरी समस्या विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और तीसरी जो आज मुझसे पूछी है किसी स्टूडेंट ने, और वो है विद्युत आवेश के गुणधर्म। वैसे अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आज याद कर लेना विद्युत आवेश के गुणधर्म, पहले याद कर लेना, फिर मैं आपको समझा दूंगा उसके बारे में। 4 गुणधर्म होते हैं विद्युत आवेश के, उन चारों गुणधर्मों को आपको आज ही याद करना है। आप लोगों ने देखा होगा विद्युत आवेश के चारों गुणधर्म में क्या होता है, विद्युत आवेश जो है किसी भी स्थान पर वितरित
समस्त आवेश जो है वो बीजगणितीय योगफल नियम का पालन करता है, यानी कुल आवेश जो है जोड़ के हम कुल आवेश के बारे में चर्चा करते हैं। यानी ये प्लस होगा, प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, और क्या होगा आपका टोटल आवेश जो है वो आ जाएगा। उसके बाद दूसरा गुणधर्म के बारे में आपको बताया होगा, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। आवेश केवल एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है, यानी आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। दूसरी विशेषता थी, ठीक है। तीसरी विशेषता थी क्वांटमीकरण, यानी आवेश का क्वांटमीकरण होता है या आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब होता है किसी भी स्थान या किसी भी वस्तु पर वितरित आवेश सदैव एक निश्चित संख्या का पूर्ण गुणज होता है। क्लियर, एक निश्चित संख्या का पूर्ण गुणज होता है और वो होता है Q बराबर NE। किस संख्या का पूर्ण गुणज होता है? E का पूर्ण गुणज होता है। आ गया समझ में? N बराबर 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे आगे के वीडियो में। इसके अलावा एक और होता है आवेश निश्चलता नियम का पालन करता है। कहने का मतलब किसी भी आवेशित वस्तु या आवेश को गति कराने पर उसकी गति की वजह से या उसके वेग में परिवर्तन की वजह से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर -5 कूलम की आवेश की वस्तु को तुम स्थिर अवस्था में रखते हो तब भी उसका आवेश जो है -5 कूलम होता है, और अगर -5 कूलम आवेश की वस्तु को तुम गतिमान अवस्था में रखोगे तब भी उसका आवेश जो है -5 कूलम ही होगा। यानी कि गति का प्रभाव आवेश के मान पर नहीं पड़ता, आवेश हमेशा उतना का उतना रहता है जो गति से पहले था। क्लियर। और बाकी की जो समस्याएं हैं वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी, और मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर आपका इस पार्ट या 3 दिन के अंदर इस पार्ट की सारी समस्याएं कंप्लीट हो जाएगी और बोर्ड की तैयारी करने लग जाओ आप, ठीक है।